हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए टॉपिक मेनिया में सरफेस केमिस्ट्री लेकर के आया हूं। आज इनके इंपॉर्टेंट टेबल्स जो एनसीईआरटी में बने हुए हैं उनको देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जिससे सवाल आपके आ रहे हैं, और इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को भी समाप्त करेंगे टॉपिक मेनिया में, और इससे आपके +4 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को जरूर देखें। मे बी अगर डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सवाल आ गया, इनडायरेक्ट नहीं अगर डायरेक्ट आ गया ना तो सबसे ज्यादा अफसोस होता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो अफसोस का पात्र आप बने। अगर इन 15-15 मिनट के लेसन्स को देखने के बाद अगर आपके एक क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं ना, सौदा खराब नहीं है, जबरदस्त सौदा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर पहला फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शंस का आपको क्या है डिफरेंस दिया हुआ, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा और आप लोगों ने इसको बेसिक वे में पूरे अच्छे से पढ़ा होगा। क्या नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? वीक केमिकल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, यहाँ पर वीक वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ही कम है तो एनर्जी भी कम निकलेगी, तो लो है, और ये हाई है। ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन धीरे धीरे घटेगा, केमिकल में पहले बढ़ता है। क्यों? क्योंकि केमिकल में पहले बॉन्ड बनाना होता है, और बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड तोड़ना जरूरी है, और उस तोड़ने में जो आप स्टार्टिंग समय में जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं वो काम में आता है। तो यहाँ पर वो टेम्परेचर बढ़ने पर बॉन्ड थोड़ा सा टूटता है, और टूटेगा तो फिर नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एडजॉर्प्शन धीरे 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 बढ़ता है, और फिर एक बार जब वो सारा टूट जाता है तो फिर वो और टूटता नहीं है, तो फिर वो एडजॉर्प्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स है वो उड़ने लगते हैं, तो डिजॉर्प्शन होना चालू हो जाता है, इसलिए एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घटता चला जाता है। तो प्लीज आप एक बार इस चार्ट को जरूर देखें, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और ये थियरी पार्ट में आप कवर अप कर चुके होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो नॉट स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है फिजिकल में, क्योंकि वीक फोर्स है ना, एक के ऊपर एक और, एक के ऊपर एक और लगते चला जाएगा। स्ट्रांग है, देख लिया, एक बॉन्ड बन गया, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तुम देखो ना यार, एक पार्टनर है तुम्हारा, उसके साथ अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो तुम दूसरे तरफ नहीं भटकोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वीक है। अगर किसी के साथ वीक है तो आप और भी मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हो, एक साथ कोशिश करते हो, तो मल्टीपल लेयर फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है? लो, यहाँ सिग्निफिकेंट ठीक ठाक होता है। ईज ऑफ डिसऑप्शन, ईजी है, फोर्स वीक है, हटाना आसान है, और यहाँ ईजी नहीं क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, फ्रेडली चार्ज ऑप्शन आइसोथर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी पूछा गया है और हर बार पूछा जाएगा। दिस इज x/n इज इक्वल्स टू k p का पावर 1/n। आप इसको लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लॉग के फॉर्म में लिखने पर चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है देखने को, और आपको जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो कैसा आ जाएगा? log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। और अगर आप इसको log x/m बाई वर्सेस log p का अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो इसका जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो स्लोप होगा वो 1/n के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब बोलोगे सर ऐसा ग्राफ क्यों बनाए, ये तो y इंटरसेप्ट पे कट करेगा। तो यस, ये यहाँ पर कट करेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? log k। ठीक, क्यों? क्योंकि ये आपका y हो गया, ये आपका c हो गया, ये आपका m हो गया, और ये इसका x हो गया। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाला प्लॉटिंग पे ये काम करता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कौन सा सोल बन रहा है, फोम बन रहा है, इमल्शन किसको कहते हैं, लिक्विड एरोसोल किसको कहते हैं, कौन डिस्पर्जन मीडियम होना चाहिए, कौन डिस्पर्स फेज होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना, कोलाइडल सिस्टम में दो चीजें होती है, एक छितराई हुई रहती है और एक जिसमें वो छितराई हुई रहती है। तो जिसमें छितराई हुई रहती है उसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, और जो छितराई हुई रहती है उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं। जैसे एयर है, उसमें कौन छितराया हुआ? डस्ट पार्टिकल। ये डस्ट पार्टिकल कहाँ छितराया हुआ है? तो तुम बोलोगे सर एयर में। तो एयर क्या हो गया? डिस्पर्जन मीडियम। और डस्ट पार्टिकल क्या होगा? डिस्पर्स फेज। जैसा आप दो चार दोस्त लोग गए, एक कमरा लिए होटल में, और चारों दोस्त इधर उधर फेंके पड़े हुए हो, कभी कोई इधर सो रहा, थके हुए हो, इधर उधर सो रखे हो, तो आप क्या हो गया? डिस्पर्स फेज हो गया, और आपका कमरा क्या हो गया? डिस्पर्जन मीडियम हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपको ये एनसीईआरटी मिल जाएंगे। प्लीज सी दीज टेबल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वाटर आपका डिस्पर्जन मीडियम, उसका हाइड्रोसोल या एक्वासोल क्या जाता है? अल्कोहल रहेगा तो एल्कोसोल, बेंजीन रहेगा तो बेंजोसोल, और एयर रहेगा तो एरोसोल कहलाएगा। एक्वा डैग या ऑयल डैग आर दी कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर एंड ऑयल। अगर ऑयल में होगा तो उसको ऑयल डैग कहेंगे, और अगर पानी में होगा ग्रेफाइट का कोलाइडल सॉल्यूशन तो हम उसको एक्वा डैग कहेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन आर ऑफनली टर्म्ड एज सोल। सोल कुछ नया चीज नहीं है, कोलाइडल सॉल्यूशन को ही सोल कहा जाता है।
अब यहाँ पर आपको लायोफिलिक कोलाइट्स और लायोफोबिक कोलाइट्स के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, ठीक है। देयर आर इजिली फॉर्म बाय द डायरेक्ट मिक्सिंग, बहुत आसानी से, फिलिक है ना, डिस्पर्स फेज का डिस्पर्जन मीडियम की तरफ इन्फिनिटी ज्यादा होता है, एफिनिटी, यहाँ पर एफिनिटी कम होता है, तो यहाँ जल्दी नहीं मिलना चाहेगा, यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो इसको आप स्पेशल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको आप तुरंत कैसे भी मिल जाएगा क्योंकि पहले से ही मिलना चाहता है। अगर वो यहाँ पर क्या होगा, रिवर्सिबल इन नेचर होगा, जाना भी आसान है तो वहां से आना भी आसान होगा, लेकिन अगर कहीं जाना मुश्किल है और आप उसे जबरदस्ती मिला दिए तो फिर वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, तो ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। यहाँ द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर मॉलिक्यूल्स, यहाँ साइज इसके थोड़े से बड़े देखने को मिलते हैं, यहाँ एग्रीगेट्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर थोड़ा सा बड़ा साइज बनाया जाता है ताकि वो कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज को कंपेयर कर सके और एक अच्छा कोलाइड बना सके। स्टेबल होगा भैया, पहले से एफिनिटी है तो स्टेबिलिटी तो रहनी है, यहाँ अनस्टेबल होगा इसलिए जबरदस्ती बाहर से हम लोग स्टेबलाइजर डालते हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नो अफेक्ट, यहाँ अफेक्ट करेगा, स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट डालोगे पीपीटी कॉज कर जाएगा। चार्ज ऑन पार्टिकल की बात करें तो ये डू नॉट कैरी एनी चार्ज, कौन, लायोफिलिक वाले, और यहाँ पर जो पार्टिकल का बात करें तो दे कैरी चार्जेस, और एनोडिक और कैथोड्स को रखने पर आपको वहां पर पार्टिकल्स के मूवमेंट में डेविएशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रेशन होता है, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर हेवीली हाइड्रेटेड, पानी उसको चारों तरफ से जबरदस्त घेरा हुआ रहता है, यहाँ पानी उतना घेरा हुआ नहीं रहता है। विस्कोसिटी बढ़ जाती है, रिमेन सेम। टिंडल इफेक्ट ये शो करेगा, दे शो टिंडल इफेक्ट, और ये लायोफिलिक वाले टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। सरफेस टेंशन घट जाती है, यहाँ नियरली सेम रहती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोआगुलेशन प्रेसिपिटेटेड बाय द हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ स्मॉल, क्योंकि एफिनिटी तो पहले से नहीं थी, मिलना तो पहले से नहीं चाहते थे, थोड़ा सा भी पिन मारा गया टूट गया बॉन्ड, नीचे जाकर के बैठ जाते हैं मुंह फुला करके। माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिलती है। एग्जाम्पल आपको दे दिया है, जितने भी ऑर्गेनिक नेचर के स्टार्च, जिलेटिन या जितने भी कोलाइडल होंगे ये लायोफिलिक होंगे, और ट्रांजिशन मेटल, मेटल सल्फाइड सोल्स, ठीक है, मेटल के सोल्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, लायोफोबिक होंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलीगेटिंग पावर। कॉलीगेटिंग पावर का क्या मतलब होता है, हमको कोलाइडल में जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको नीचे बैठाना, तो नीचे बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को डालेंगे, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली हम डालते हैं किसमें, लायोफोबिक में। अभी हम लोगों ने देखा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे जिससे क्या होगा, कोगुलेशन होगा। अब सवाल आता है कि सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सुटेबल है, तो आपको पहले ये पता करना होगा कि आपका कोलाइडल सोल है कैसा। कोलाइडल सोल का भी अपना चार्ज होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो पॉजिटिवली चार्ज वाले कौन से होंगे, जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, ये जनरली आपको कैसे देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव। और नेगेटिव वाले में सल्फाइड्स होंगे या मेटल के ही सोल होंगे, ये कैसे होंगे, नेगेटिव, ठीक। अब होगा क्या, आपको नेगेटिव कोलाइडल सोल में अगर पीपीटी कॉज करना है तो आप अपोजिट नेचर के अपोजिटली चार्ज्ड आयन को देखेंगे। अपोजिटली चार्ज देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को देखेंगे, इनको देखना, क्योंकि इसका पीपीटी इस पे निर्भर कर रहा है। और अगर हमको पॉजिटिव वाले को कराना है तो नेगेटिव वाले को देखेंगे, क्योंकि अपोजिट वाले ही पीपीटी करवा सकते हैं, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ करके नीचे ले जा करके बैठा देंगे। तो उसी के लिए हार्डी-स्कूज रूल आता है, और ये आपको क्या बताता है, कॉलीगेटिंग पावर का वैल्यू। तो कॉलीगेटिंग पावर जो होता है बोलता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास जो कोलाइडल सोल है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है, तो आपको कैसा चाहिए, नेगेटिव चार्ज आयन। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका कॉलीगेटिंग पावर ज्यादा होगा। तो कॉलीगेटिंग पावर क्या आ गया, FeCN6 4 माइनस, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस और Cl माइनस। ये कॉलीगेटिंग पावर आया, क्या आया, कॉलीगेटिंग पावर का ऑर्डर, किसके लिए, पॉजिटिव सोल के लिए। अगर मैं इसी का कॉलीगेटिंग वैल्यू को बोलूंगा सजाने के लिए, कॉलीगेटिंग वैल्यू सजाओ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपोजिट। ठीक उसी तरीका से अगर आपका सोल नेगेटिव है तो आप पॉजिटिवली चार्ज आयन को देखेंगे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड को देखेंगे। तो जिसका पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा उसका कॉलीगेटिंग पावर भी ज्यादा देखने को मिलता है।
तो ऐसे भी बहुत आसान आसान सवाल आपको बहुत बार जेईई मेन में देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको पता होगा। बस इसको समझना, कॉलीगेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कॉलीगेटिंग वैल्यू। क्लियर। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या है? तो it is defined as the minimum amount of the protective chlorides in the milligrams which will be added to 10 ml of the standard gold sol is just sufficient to prevent the color change from red to blue on the addition of 1 ml। सिंपल सा बात समझना, इसका गोल्ड सोल, गोल्ड नंबर आप किसका खोजने का काम करते हो? तो आपको पता है लायोफोबिक जो होता है ना, लायोफोबिक सोल जो होता है, इतना डेफिनेशन नहीं दिखना, लायोफोबिक सोल जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता तो वो क्या करना चाहेगा? पीपीटी बनाना चाहेगा। अब पीपीटी बनाना चाहेगा तो फिर वो कोलाइडल सोल रहेगा क्या? नहीं। तो हमको उस कोलाइडल सोल को स्टेबल बना के रखना। तो आप थोड़ा सा इसमें क्या करते हो? लायोफिलिक सोल डालते हो। और इस लायोफिलिक सोल ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये कितनी अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा ये आप प्रोटेक्टिंग पावर से पता करेंगे। प्रोटेक्टिंग पावर से पता करेंगे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोटेक्टिंग पावर होता है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गोल्ड नंबर। तो अगर किसी लायोफिलिक सोल का गोल्ड नंबर आपको दिया हुआ है, 2-3 का दे दिया, मान लीजिए एक लायोफिलिक सोल ए है, एक बी एक सी है, इसका गोल्ड नंबर 10 दे दिया, इसका 20 दे दिया, इसका 40 दे दिया, मैं पूछूंगा प्रोटेक्टिंग पावर किसका ज्यादा है? तो प्रोटेक्टिंग पावर इसका ज्यादा है, इसका। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर। तो अगर आपको गोल्ड नंबर पता चल गया तो आप प्रोटेक्टिंग पावर के बारे में बता सकते हैं, या फिर आपको प्रोटेक्टिंग पावर का ऑर्डर पता है तो आप गोल्ड नंबर का ऑर्डर बता सकते हैं। अब सवाल है सर गोल्ड नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे? गोल्ड नंबर कैलकुलेट करने का क्या तरीका? दिस विल बी द फॉर्मूला। वेट ऑफ लायोफिलिक सोल किस में लेना है? मिलीग्राम में। डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड सोल, गोल्ड सोल का जो वॉल्यूम लोगे वो किस में लोगे? ml में। और इंटू 10 करोगे तो तुम्हारा गोल्ड नंबर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत की बात है? तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द गोल्ड नंबर। और गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा ये प्रोटेक्टिंग पावर आप किसका निकाल रहे हैं? लायोफिलिक का। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसको ऐड करके आप थोड़ा सा लायोफोबिक को क्या कर सकते हैं? स्टेबल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस बार जो जेईई मेन में आया। ये क्वेश्चन आपका फ्रेडली चार्ज ऑप्शन आइसोथर्म्स है। क्या बोलता है? प्लॉट दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं। बोलता क्या है? फ्रेडली चार्ज ऑप्शन आइसोथर्म प्लॉट ऑफ लॉग x by m on y axis and log p on the x axis gives a straight line। उसका स्लोप भी दे दिया और इंटरसेप्ट भी दे दिया। whose intercept is 0.471, ये हो गया 0.4771। और आपको इसका स्लोप भी दे दिया, m का वैल्यू भी दे दिया 2। बोलता है मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एब्जॉर्बेंट इफ द इनिशियल प्रेशर, मतलब x by m का वैल्यू आपको निकालना है। तो x by m इज इक्वल टू क्या होता है? k p का पावर 1 by m। तो अगर 1 by n का वैल्यू आ जाए, k का वैल्यू आ जाए, p का वैल्यू आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब सुनना बात को, p का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया 0.04, तो आपको k और 1 by n का वैल्यू चाहिए। अब ये ग्राफ में आपको पता है कि इसका क्या होता है फॉर्मेट? log x by m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1 by n log p। अगर मैं यहां पर बात करूं तो log k का वैल्यू क्या आ जाएगा? यही आपका y इंटरसेप्ट दैट इज 0.4771। यह किसके बराबर है? log 3 के बराबर है। तो यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। खत्म। अब k का वैल्यू आ गया 1 by n निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो स्लोप m बराबर क्या है? 2, और ये स्लोप कितना है? 1 by n बराबर 2। तो 1 by n का वैल्यू भी आपका क्या आ गया? 2 आ गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? जल्दी से बोलना, जल्दी से बोलना। अरे भूल गए क्या? भूल गए क्या? अभी हम लोगों ने देखा था ना, क्या होता है? के पी का पावर 1 by n। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? तो बोलोगे नहीं सर। तो यहाँ 1 by n के जगह पे क्या लिखोगे? तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.04 का पावर स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4।
तो हो जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻⁴, आंसर क्या हो जाएगा 48। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे से पार्ट में आपको कवर अप किया है, अच्छे से देखना। आपके रिव्यू, आपके कोर्स, आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएंगे, और जो छोटी छोटी चीज़ें छोड़ करके लोग जाते हैं आप उसको पकड़ पाएंगे। डायरेक्ट सवाल आ गया, डायरेक्ट झोली में आपके गिरेगा +4। इज इट क्लियर? तो तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहे। ऐसे ही आपके लिए और भी टॉपिक में नहीं आते रहेंगे। धन्यवाद। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे लाइक कर देना, दोस्तों तक पहुंचा देना। ठीक है, बाय बाय।